मार्गदर्शक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आज एक बार फिर से आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बड़ी खुशी की बात है, इस वर्ष की कैलेंडर आपका जारी हो चुका है। यूपी ट्रिपल एससी के तहत जो भी वैकेंसियां थी आपकी, उनके आगामी पेपर जो थे उनके डेट सुनिश्चित हो चुका है और अब पूरी लगन से, पूरी मेहनत से जिस तरीके से हम लोग तैयारी कर रहे थे उससे और भी दुगना मेहनत से हम लोग तैयारी करेंगे और एक एक टॉपिक में जान लीजिएगा। यूपी ट्रिपल एससी के तहत जो भी वैकेंसियाँ कैलेंडर जारी हुआ है उसमें आपके अमीन की भर्तियां हैं और लेखपाल है, वनरक्षक है, तमाम जितने भी पेंडिंग आपकी परीक्षाएं लगी थी उनका डेट आपका सुनिश्चित हो गया। और जान लीजिएगा जीएस, हिंदी, मैथ, रीजनिंग सारे में आपके बड़ी भूमिका निभाने वाला है। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए एक एक टॉपिक पे हम लोग डिस्कशन करते चलेंगे और 30 क्वेश्चन का ये मैराथन चलेगा अभी आपका हिंदी के लिए, ठीक है। ये ध्यान लीजिएगा, 30 क्वेश्चन का जो टॉपिक चलेगा, 30 क्वेश्चन से हम लोग कम से कम 300 से 400 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, जो कि आपके अदर टॉपिक में आपका हर चीज़ क्या होगा, क्लियर होता चलेगा, ठीक है। चलिए, 30 क्वेश्चन का जो मैराथन है आपका, ये 30 क्वेश्चन का आगामी पेपर के लिए आपका बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। देख रहे हैं प्रश्न की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देख रहे हैं पहला प्रश्न जो हमारा बन रहा है, पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है। देखिएगा, पहला क्वेश्चन पूछा गया है निम्न में से दीर्घ स्वर कौन सा है, तो बड़े अच्छे से पहचान लेंगे हम लोग। कह रहा है दीर्घ स्वर कौन सा है, जल्दी बताइएगा। बड़ा आ, यहाँ पे ऑप्शन जो दिया गया है ओ ए आई, ठीक है। यहाँ पे आप बताइए दीर्घ स्वर कौन सा है, तो हमको 1 मिनट नहीं लगाना है, सीधे कौन सा हो जाएगा यहाँ पर पहला ऑप्शन, ठीक है। ये कौन सा हो जाएगा आपका यहाँ पे बड़ा आ, ठीक है, दीर्घ स्वर होता है। अगला प्रश्न है निम्न में से अंतस्य व्यंजन कौन सा है। अगला प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा, मैंने उस दिन जिक्र किया था कि अंतस्य व्यंजन कौन सा है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। अब पहली बात ये जान लीजिएगा, अंतस्य व्यंजन होते कौन कौन से हैं, या, रा, ला, वा, ठीक है। कभी कभी संख्या ही पूछ लेता है कि अंतस्य व्यंजन होते कितने हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कितने होते हैं भैया, 4 होते हैं। अंतस्य व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। अब आपके यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग पूछ रहा था कि इसमें से अंतस्य व्यंजन है कौन, ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पर का, चा, टा और या दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर या आपका यहाँ पर क्या हो जाए, सही होगा। लेकिन वैसे भी हम लोग क्या जानते हैं, 4 आपके अंतस्य व्यंजन होते हैं, ठीक है। लेकिन एक जान लीजिएगा, यहाँ से 2-3 प्रश्न और भी लेके चलते हैं। रा को क्या कहते हैं भैया, रा को क्या कहते हैं, लुंठित व्यंजन। क्या कहते हैं भैया, लुंठित व्यंजन कहते हैं इसे। ला को क्या कहते हैं, पार्श्विक व्यंजन कहते हैं, ठीक है। वाह का उच्चारण कहाँ से होता है, दंत और ओष्ठ से होता है, ठीक है। ये तो ध्यान दे रहे हैं और ठीक है, ये देख रहे हैं, यहाँ से भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो जोड़ के प्रश्न हम लोग लेके चलेंगे, एक प्रश्न से आपका 2-4 प्रश्न और भी तैयार होते चलेगा, ठीक है। ये 30 प्रश्न जानिएगा, 30 प्रश्न से आपका 300 प्रश्न तैयार हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ाते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भैया प्रतिमान में समास कौन सा होगा। ये देखिए बड़ा अच्छा प्रश्न है ये, प्रतिमान में समास कौन सा है। चलिए जल्दी से बताइएगा, प्रतिमान में समास कौन सा है। वैसे भी आप जानते हैं कि समास आपके कितने होते हैं, 4 आपके 6 होते हैं, ठीक है। 6 आपके समास कौन कौन से होते हैं, जल्दी से आइए देख लेते हैं। ट्रिक जो बैठेगी, अब तक दादा, ठीक है, अब तक दादा, ये 6 समास होता है, ठीक है। पहला आपका हो जाएगा अव्ययीभाव समास, क्या हो जाएगा भैया, अव्ययीभाव समास। दूसरा आपका क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। तीसरा आपका हो जाएगा तत्पुरुष समास। चौथा आपका हो जाएगा क्रमधारय समास, ठीक है। और आपका हो जाएगा द्विगु समास और आपका हो जाएगा द्वंद्व समास। ये ठीक है, ये 6 समास है। लेकिन आपका प्रश्न जो पूछा गया है, इसे 6 मान लीजिए, हम 6 ऑप्शन यहाँ पे दे देते हैं आपको। पूछा गया है भैया प्रतिमान में समास कौन सा होगा, प्रतिमान में समास कौन सा होगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका हो जाएगा अव्ययीभाव समास। कौन सा समास हो जाएगा भैया, अव्ययीभाव समास हो जाएगा, ठीक है। कैसे होगा भैया, ध्यान दीजिएगा। अव्ययीभाव समास की परिभाषा क्या होती है, जिस समास का पहला पद क्या होता है, अव्यय होता है, ठीक है। जिस समास का पहला पद अव्यय होता है उसे क्या कहते हैं, अव्ययीभाव समास कहते हैं। जिस समास का पहला पद प्रधान होता है उसे क्या कहते हैं, अव्ययीभाव समास कहते हैं, ठीक है। और भी चीज़ें समझने के लिए, कोई भी समास अगर आपसे पूछ रहा होगा, पहला पद आपका जो होगा वो अगर उपसर्ग आ रहा होगा, अगर आपको उपसर्ग मिल रहा होगा, तब भी आपका क्या होगा,
अव्ययीभाव समास होगा। ठीक है, ये तीन बातें तो हम किताबी भाषा जानते हैं। मान लीजिए तीन बातें से नई चीज़ें समझ में आ रही हैं तो हम क्या करेंगे, अगर कोई शब्द आपको प्रति से प्रारंभ हो जाए, क्या किससे भैया, प्रति से प्रारंभ हो जाए, तो 1 सेकंड मत लगाना, समास कौन सा हो जाएगा। 90% मैं आपके बात कर रहा हूं, 1 सेकंड मत लगाना, समास कौन सा हो जाएगा आपका, अव्ययीभाव समास होगा। कैसे, अभी देखिएगा, जैसे मान लीजिए आपसे पूछेगा भैया प्रतिशत पूछेगा, जैसे आपसे पूछेगा प्रतिशत में कौन सा समास है, तो आप जानते हैं कि प्रतिशत में कौन सा उपसर्ग है, प्रति है, तो वैसे भी आपका अव्ययीभाव समास हो जाएगा। लेकिन मैं ये जिक्र कर रहा हूं कि कोई भी शब्द आपका अगर यहां से प्रति से प्रारंभ हो रहा होगा तो सीधे कौन सा समास हो जाएगा, अव्ययीभाव समास। और भी देखिए एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आपसे पूछेगा भैया प्रत्येक, जैसे आपसे पूछेगा प्रत्येक, अब प्रत्येक का आप तोड़ दीजिए समास विग्रह, तो हो जाएगा प्रतिधन, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखिएगा यहां पे भी प्रति मिल गया, नहीं मिल गया, ठीक है। तो ये हमको ये चीज निकल के आ रहा है कि अगर प्रति से कोई शब्द आपका प्रारंभ होता है तो सीधे क्या हो जाएगा, आपका अव्ययीभाव समास हो जाएगा। ठीक है, कितने आसानी से चीजें हमको समझ में आ रही है। ठीक है, तो यहां पे प्रतिमान कौन सा समास हो जाएगा, अव्ययीभाव समास हुआ। जिस समास का पहला पद प्रधान हो, जिस समास का पहला पद अव्यय हो, उसे क्या कहते हैं, अव्ययीभाव समास कहते हैं। ठीक है भैया, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि भैया कौन सा शब्द देशज है। चलिए यहां पे देखिएगा, कह रहा है कि कौन सा शब्द देशज है, आग, बच्चा, खिड़की, फूल। आग, बच्चा, खिड़की और यहां पे क्या होगा, फूल। यहां पे पूछ रहा है कि कौन सा शब्द देशज है। ठीक है, देशज का कौन सा शब्द प्रयोग हो गया है, तो यहां पे सही क्या हो जाएगा भैया, आपका खिड़की हो जाएगा। खिड़की क्या आपका देशज शब्द है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कह रहा भैया जड़ का विलोम क्या होगा। देखिएगा विलोम शब्द जान लीजिए, आपसे कई बार एग्जाम में पूछा ही जाता है। ठीक है, जड़ का विलोम क्या होगा आपका, यहाँ पे चेतन हो जाएगा। ठीक है, जड़ का विलोम आपका चेतन हो जाएगा। ठीक है, विलोम शब्द जान लीजिएगा, विलोम शब्द इतना आसान नहीं है जितना आसान हम लोग या आप लोग समझते हैं। विलोम शब्द बहुत लोग मैं देखता हूं कि बैठाने से बैठता है, भैया बैठाने से, अगर आप बैठाए तो गड़बड़ाइए मामला। ठीक है, यहाँ पर विलोम शब्द होता क्या है, विलोम शब्द हमेशा सजातीय होता है। कैसा होता है, सजातीय होता है। ठीक है, सजातीय का मतलब ये होता है कि विलोम शब्द हमेशा संज्ञा का संज्ञा, सर्वनाम का सर्वनाम, विशेषण का विशेषण लेता है। ठीक है, ठीक है, जैसे हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए आपसे कभी पूछ लेता भैया उज्ज्वल। ठीक है, समझा रहा ना, कभी पूछ लिया उज्ज्वल, पूछ लिया आपसे, पूछ लिया प्रकाश, पूछ लिया, समझा रहा ना। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर उज्ज्वल का आपका क्या होगा, उज्ज्वल का अंधकार नहीं हो जाएगा, उज्ज्वल का क्या हो जाएगा आपका धूमिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, धूमिल हो जाएगा। प्रकाश का क्या हो जाएगा, अंधकार हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आप देखेंगे कि हमेशा विलोम शब्द जो होता है हमेशा सजातीय होता है, संज्ञा का संज्ञा, सर्वनाम का सर्वनाम लेता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि भैया कि भविष्य में होने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा। अच्छा प्रश्न है ये कि कोई चीज़ अगर भविष्य में होने वाली है तो उसे क्या कहते हैं। चलिए भविष्य में होने वाला जल्दी से नोट कर लीजिएगा भैया। अनेक शब्दों के लिए शब्द पर बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। भविष्य में होने वाला, चलिए बताइए भविष्य में होने वाला एक शब्द में क्या कहते हैं भैया, भावी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, भावी कहते हैं। ठीक है, भावी नहीं कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं भैया, भावी। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ध्यान दीजिएगा, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पे हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, भविष्य होने वाला। अब देखिएगा अनेक शब्दों के लिए शब्द में आपसे और भी क्वेश्चन को जिक्र कर दे रहा हूं। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि भैया 10 वर्ष की बालिका को क्या कहते हैं, 10 वर्ष की बालिका को क्या कहते हैं, कन्या कहते हैं। 10 से 16 वर्ष की बालिका को क्या कहते हैं, किशोर कहते हैं। ठीक है, तैरने की इच्छा तितीर्षा, तैरने की इच्छा वाला तितीर्षु, मरने की इच्छा मुमूर्षा हो जाएगा, मरने की इच्छा वाला मुमूर्षु हो जाएगा। ठीक है, जीतने की इच्छा जिज्ञासा हो जाएगा। ठीक है, जहां जाना कठिन हो दुर्गम, जिसे पाना कठिन हो दुर्लभ। ठीक है, जिसे लाघना कठिन हो दुर्लभ, बाएं हाथ से लिखने वाला सब्यसाची। ठीक है, जो किसी के पीछे चलता हो, किसी के पीछे चलने वाला। ठीक है, हमेशा किसी एक शब्द जान लीजिएगा हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, अनुगामी हो जाएगा। ठीक है, जिसकी गर्दन सुंदर हो सुग्रीव, जिसकी आंखें सुंदर हो सुलोचन, जिसके बाल सुंदर और लंबे हों उसे क्या कहते हैं, केशनी कहते हैं। जिसके बाल खुले और बिखरे हों क्या कहते हैं, झाबरा कहते हैं। ठीक है, अंगुष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली को क्या कहते हैं, आपकी अनामिका कहते हैं। ठीक है,
तर्जनी कहते हैं। तो कम देखिएगा, एक शब्द अनेक शब्दों के लिए शब्दभेद से क्वेश्चन बहुत सारे हजारों क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो टाइम मिलेगा वहाँ से भी क्या चीज़ें आपकी क्लियर होंगी। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, कह रहा है भैया कि निम्न में से दिया गया है पुल्लिंग शब्द का पहचान करना। ये देखिएगा, पुल्लिंग कह रहा है कि पुल्लिंग आपको पहचानना है। ऑप्शन दिया गया है, देखिएगा ऑप्शन दिया गया है दया, प्रार्थना, वायु, नेत्र, ठीक है। दया, प्रार्थना, वायु और आपका क्या हो जाएगा, नेत्र हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में से बताइए, कह रहा है कि पुल्लिंग शब्द कौन सा है, पुल्लिंग शब्द पूछ रहा है। तो आप देखिएगा नेत्र, तो यहाँ पर दया, प्रार्थना, ठीक है। पुल्लिंग शब्द की बात, दया क्या होता है, दया की जाती है, दया की जाती है। प्रार्थना यहाँ पे लिखी जाती है। वायु है ना, हवा, हवा क्या है आपका यहाँ पे स्त्रीलिंग हो जाएगा। लेकिन नेत्र क्या है, नेत्र आपका क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, नेत्र आपका क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। अब देखिएगा नेत्र, नेत्र और आँख अगर दो चीज़ें पूछी जाएंगी, अगर आपसे नेत्र यहाँ पे पूछा है तो क्या हो गया, पुल्लिंग हो गया, नेत्र आपका पुल्लिंग हो गया। लेकिन आपसे अगर पूछेगा कि यहाँ पर आँख, ये देखिएगा, अगर आपसे पूछेगा आँख पूछेगा तो आँख क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर स्त्रीलिंग हो जाएगा, ठीक है। आँख क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्त्रीलिंग हो गया है, ठीक है। एक चीज, एक जुगाड़ और ध्यान दीजिएगा कि अगर कभी किसी शब्द में, ध्यान दीजिएगा, अगर कभी किसी शब्द में आपको क्या मिल जाए, खा लगा मिल जाए, क्या मिल जाए, अगर खा लगा मिल जाए तो जान लेना हमेशा क्या होगा, यहाँ पे स्त्रीलिंग होता है, ठीक है। जैसे आँख, राख, भूख, भूख लगी है, राख उड़ती है, समझा रहा है। तो ठीक है, तो यहाँ पर ईख, देखिएगा ईख भी पूछा जाता है। ईख क्या है आपका, स्त्रीलिंग है। गन्ना क्या है, गन्ना पुल्लिंग है, ठीक है। भूख, भूख स्त्रीलिंग है। किसी शब्द में लास्ट में अगर आपको खा मिलता है और पुल्लिंग स्त्रीलिंग का मामला होता है तो हमेशा वहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि भैया जरा बताइएगा कि निम्नलिखित में स्त्रीलिंग कौन सा है। फिर देखिएगा एक प्रश्न और आपसे पूछ रहा है कि भैया स्त्रीलिंग कौन सा है। चलिए ऑप्शन दे देते हैं आपको। शोभा, देखिएगा शोभा, शास्त्र, शोभा, शास्त्र, नृत्य, पालन, ठीक है। यहाँ पे पूछ रहा है कि भैया स्त्रीलिंग पहचानना है। तो स्त्रीलिंग क्या होती है, शोभा क्या होती है, शोभा निकाली जाती है, क्या होगा, शोभा निकाली जाती है, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है अंग अंग फूले ना समाना। देखिए अच्छा प्रश्न है ये कि अंग अंग फूले ना समाना, ठीक है। तो बताइएगा अंग अंग फूले ना समाने का अर्थ यहाँ पर क्या होगा। अब ऑप्शन दिया गया है, गुस्सा ना होना, दुखी होना, बहुत आनंदित होना, बीमारी होना। क्या होगा भैया, अंग अंग फूले। गांव में आप देखा क्या कहते हैं भैया, शायद अंग अंग फूले ना समाते हैं, ठीक है, समझा रहा ना। तो मुंह में दही शक्कर खूब बहाना, तो तमाम प्रकार के कमेंट या तमाम प्रकार के मुहावरे बोले जाते हैं। तो यहाँ पर ये मुहावरा है, तो बहुत आनंदित होना क्या हो जाएगा, अंग अंग फूले ना समाना का अर्थ क्या हो जाएगा, मुहावरा बहुत आनंदित होना, ठीक है। अगला प्रश्न है भैया मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है, ठीक है। ये देखिएगा अच्छा प्रश्न है कि कह रहा है कि निम्नलिखित में से बताइए मूर्धन्य व्यंजन कौन सा होगा, ठीक है। मैंने आपको बताया था 5 वर्ग दिया गया है, हिंदी में 5 वर्ग होता है, का, यहाँ पे का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग और आपका ता वर्ग, पा वर्ग, ये 5 वर्ग है, ठीक है। का वर्ग का उच्चारण आपका मैंने बताया था, का वर्ग का उच्चारण कहाँ से होता है, कंठ से। चा वर्ग का उच्चारण कहाँ से होता है, तालु से। टा वर्ग का उच्चारण कहाँ से होता है, मूर्धन्य से। ता वर्ग का उच्चारण कहाँ से होता है, दंत से। पा वर्ग का उच्चारण कहाँ से होता है, ओष्ठ से, ठीक है। लेकिन पूछा आपसे क्या है कि मूर्धन्य व्यंजन कौन सा होगा, तो यहाँ पर मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है, टा है। तो टा, ठा, डा, ढा, डा, यानी कि आपका ये वाला जो वर्ग होगा वो क्या हो जाएगा, मूर्धन्य हो जाएगा, मूर्धन्य व्यंजन, ठीक है। ये आपका कंठ है, ये आपका तालु, समझा रहा ना। तो देखिएगा यहाँ से एक एक प्रश्न आपसे कैसे क्लियर हो रहा है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न भैया पूछ रहा है, ध्यान से सुनिएगा। अगला प्रश्न पूछ रहा है, कह रहा है लिखने पढ़ने में कौन सा समास होगा। ये देखिएगा लिखने पढ़ने में कौन सा समास होगा। फिर देखिएगा समास की बात आ गई, लिखने पढ़ने में, ध्यान से सुनिएगा, लिखने पढ़ने में कौन सा समास होगा। छोटो, लिखने पढ़ने में, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, लिखने पढ़ने में कौन सा समास होगा, ठीक है। ये देखिएगा, चलिए बताइएगा लिखने पढ़ने में कौन सा समास होगा। तो मैंने आपसे जिक्र किया था कि यहाँ पर आपका कौन समास होगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा द्वंद्व समास,
कौन सा समास भैया? द्वंद्व समास। अब जान लीजिएगा द्वंद्व समास कहते किसे हैं, पहले आप परिभाषा देख लीजिएगा। द्वंद्व समास की परिभाषा ये होती है कि ऐसा समास जहां पर दोनों पद क्या होता है? प्रधान होता है। जहां पर दोनों पद क्या होता है? प्रधान होता है, उसे क्या कहते हैं? द्वंद्व समास कहते हैं। ठीक है, तो आप यही सही नहीं पहचानोगे, इसके पहचानने की 2-3 विधियां हैं। जिस समास का पद जो होगा दोनों पद प्रधान होता है उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। देखिएगा लिखने पढ़ने जितनी प्रधानता हम लिखने में दी जाती है उतनी प्रधानता क्या दी जाती है? पढ़ने में भी दी जाती है। बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे, जैसे आपसे पूछेगा कि भैया माता पिता, जैसे आपसे पूछेंगे भैया पेड़ पौधा, ठीक है, जैसे आपसे पूछेगा ऊपर नीचे, ठीक है, जैसे आपसे पूछेंगे दायां बायां, ठीक है। ये सब देख रहे हैं कि जितना प्रधानता यानी कि लिखने पढ़ने में जिसमें प्रधानता दोनों पद की दी जाती है उसे क्या कहते हैं? उसे आपके क्या कहते हैं भैया? द्वंद्व समास। ठीक है, तो माता पिता जितनी प्रधानता हम माता को देते हैं उतनी प्रधानता पिता को देते हैं, यहाँ पे भी आपका द्वंद्व समास। जितनी प्रधानता हम पेड़ को देते हैं उतनी प्रधानता हम पौधों को भी देते हैं। ठीक है, तो ये देख रहे हैं कि यहाँ से प्रश्न हमको समझ में आ रहा है कि ये आपका क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास। एक विधि और है समझने के लिए, लोग बताते हैं कि जहां पर आपका योजक चिन्ह भैया देखा, अगर योजक चिन्ह बीच में किसी दो शब्दों के बीच में लगा होता है तो एक लॉजिक ए भी होता है, वहां पे भी क्या हो जाता है? आपका द्वंद्व समास हो जाता है। ठीक है भैया, चलिए आगे चलते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। एक ही प्रश्न जिक्र करते चलेंगे, चीजें समझ में आती भी होंगी आपको। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है भैया, ये भैया देखिए पूछ रहा है कि आगरा का बहुवचन क्या होगा? ठीक है, जल्दी बताइएगा। लेखपाल 2015 का प्रश्न है ये, आगरा का बहुवचन क्या होगा? बताइए। जैसे आगरा का पूछा जाता है वैसे तमाम प्रकार के आपके बहुवचन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आगरा का बहुवचन बनेगा या नहीं बनेगा? नहीं बनेगा। क्या बनेगा? ठीक है, नहीं बनेगा। तो इसमें आगरे, आगरो, आगरे ऐसे करके दिया गया है, तो इसका बहुवचन बनेगा ही नहीं। ठीक है, आगरा का बहुवचन क्या होगा? आगरा का बहुवचन आपका आगरा ही होगा। ठीक है, चलिए कंफ्यूजन नहीं होना है। वचन से भी बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है भैया कि मौन वाचन कब शुरू करना चाहिए? मौन वाचन देखिएगा, मौन वाचन कब शुरू करना चाहिए? मौन वाचन कब शुरू करना चाहिए? कब शुरू करना चाहिए? तो कब शुरू करना चाहिए जल्दी बताइए भैया। कक्षा 6ठी से। कक्षा आपका किससे? 6ठी क्लास से। ठीक है, कक्षा 6ठी क्लास से मौन वचन शुरू करना चाहिए। आज थोड़ा हट के प्रश्न है लेकिन एग्जाम में पूछा गया है। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है भैया निम्नलिखित में से, कह रहा समास यहाँ पे पूछ रहा है बहुव्रीहि समास कौन सा होगा? देखिएगा चौराहा, पसेरी, शताब्दी, पंजाब। ठीक है, बहुव्रीहि समास कह रहा है भैया। बहुव्रीहि समास क्या होगा? बहुव्रीहि समास पंजाब, पंजाब ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास। ठीक है, बहुव्रीहि समास पूछ रहा है, तो बहुव्रीहि समास कह रहा है कि इसमें से कौन सा होगा? देखिएगा चौराहा हो नहीं सकता, चौराहा 4 राहों वाला आपका दिगु हो जाएगा। यहाँ पर पसेरी भी नहीं होगा, शताब्दी भी नहीं होगा, तो ये आपका पंजाब आपका क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास। देखिएगा बहुव्रीहि समास की प्रधान परिभाषा क्या होगी? ऐसा समास जिसका कोई पद प्रधान नहीं होता। ठीक है, ऐसा पद जहाँ पर कोई पद प्रधान नहीं होता, तीसरा अन्य पद प्रधान होता है, उसे क्या कहते हैं? बहुव्रीहि समास कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका पंजाब सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है भैया, हाँ कह रहा है कि गरजते घन घनन घन घन में। ठीक है, अच्छा प्रश्न है। अलंकार पूछ रहा है। देखिएगा अलंकार से भी एक प्रश्न जान लीजिएगा, आपके एग्जाम में आना तय है। पहले आप ये देख लीजिएगा, एग्जाम्पल देख लीजिएगा कि कह क्या रहा है आपसे कि गरजते, ध्यान से सुनिएगा, गरजते घन घनन घन घन। ठीक है, ये देखिएगा गरजते घन घनन घन घन, यहाँ पे पूछ रहा है अलंकार कौन सा होगा? देखिएगा ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे पूछ रहा है अलंकार पूछ रहा है। तो सबसे पहले आप देखिएगा अलंकार जो भी वनडे एग्जाम के लिए यूपी ट्रिपल एससी के लिए अलंकार आपको पढ़ने कहाँ से हैं? ज़्यादा अलंकार आपको नहीं, 20 से 25 अलंकार अगर आपको तैयार है अच्छे से तो जान लीजिएगा कि आपके वनडे एग्जाम के लिए बहुत है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा अगर अलंकार की हम बात करेंगे तो अलंकार में आपके यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, आपके उत्प्रेक्षा अलंकार है ना। ठीक है, श्लेष अलंकार, अनुप्रास अलंकार के तमाम प्रकार के भेद पूछा जाता है आपका। लाटा अनुप्रासा, वृत्तालंकार,
ठीक है। तो 6 का अनुप्रास अलंकार तमाम अलंकार पूछा जाता है। यहाँ पे देखिएगा कह रहा है कि गर्जते घन घनन घन घन, कह रहा है अलंकार कौन सा होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया, अनुप्रास अलंकार। कौन सा अलंकार हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा क्या होती है, ध्यान से सुनिएगा। अगर इसको हम तोड़ेंगे तो क्या टूटेगा, अनुधन क्या हो जाएगा, प्रास हो जाएगा। अनुधन प्रास, अनु का मतलब हिंदी में क्या होता है, दो, और प्रास का मतलब क्या होता है, व्यंजन। यानी कि जहाँ पर दो व्यंजनों की आवृत्ति हो, आवृत्ति का मतलब होता है दोहराना, जहाँ पर दो व्यंजनों की आवृत्ति होती है उसे क्या कहते हैं, आपका अनुप्रास अलंकार कहते हैं। ठीक है। अब अनुप्रास अलंकार के यहाँ भेद भी होता है। अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं। आपका छेका होता है, वृत्त्या होता है, श्रुत्या होता है, अनंत्या होता है ना, अनंत्या होता है, और आपका लाटा होता है। ठीक है। ये 5 भेद होते हैं किसके, अनुप्रास अलंकार के। ठीक है। तो अनुप्रास जहाँ पर 2 या 2 से अधिक व्यंजनों की आवृत्ति होती है उसे क्या कहते हैं, अनुप्रास अलंकार कहते हैं। ठीक है। तो बहुत सारे अनुप्रास अलंकार के उदाहरण आपको मिलेंगे। तरन तर्जर तर तमाल तरुअर बहुछाए, आपका अनुप्रास अलंकार होगा। चंदू की चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी की रात में चम्मच से चटनी चटाया, अनुप्रास अलंकार हो जाएंगे। ठीक है। तो तमाम प्रकार के पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय, आपका अनुप्रास हो जाएगा। अनुप्रास में आपका लाटा अनुप्रास हो जाएगा। ठीक है। तो अलंकार जब जिक्र करेंगे टॉपिक में तो आपको एक एक एग्जाम्पल, एक एक बातें वहाँ से आपको बताया जाएगा। ठीक है। तो ये बातें आप यहाँ से समझिएगा। चलिए, हो गया ना। तो यहाँ पे आपका अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न भैया कह रहा, देखिएगा, कह रहा कुसुम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। वैसे भी आप जानते हैं कुसुम का होता क्या है, कुसुम का पर्यायवाची फूल होता है। ठीक है। जितने भी फूल के पर्यायवाची में आएंगे वो कुसुम भी आएगा। तो देखिएगा प्रसून भी, प्रसून किसकी पर्यायवाची है, आपका फूल की है। ठीक है। प्रसून फूल की है, एकदम सही है। यहाँ पे पुष्प भी देखिएगा, पुष्प, ठीक है, पुष्पा है, झुकेगा नहीं, है ना, इस समय मामला चल रहा है। प्रसून, पुष्प और सुमन। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, सुमन। ठीक है। सुमन भी किसकी पर्यायवाची है, आपका सुमन भी किसकी पर्यायवाची हो जाएगी, आपका आप फूल की हो जाएगी। ठीक है। लेकिन यहां पे कह रहा है कि कौन सा ऑप्शन नहीं होगा, यहां पर आपका दिया गया है कमल, कमल यहां पे, ठीक है, यहाँ पे हट के है। ठीक है। कह रहा शब्द नहीं है, कमल नहीं होगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है विश्लेषण का विलोम क्या होगा। ये देखिएगा, अच्छा प्रश्न है। विश्लेषण, ये ध्यान दीजिएगा, विश्लेषण का विलोम क्या होगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, विश्लेषण का विलोम क्या होगा, यहाँ पे आपका संश्लेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, विश्लेषण का विलोम क्या हो जाएगा, आपका संश्लेषण हो जाएगा। ठीक है। विलोम शब्द भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न है हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे हुई है। देखिए ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। हिंदी की मूल उत्पत्ति, हिंदी की मूल उत्पत्ति, देखिएगा हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे हुई है। हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे हुई है भैया, सौर सैनी से। किससे हुई है भैया, सौर सैनी से हुई है। ठीक है। चलिए लाइट थोड़ा वोल्टेज लो है, घबराने की बात नहीं है, डरिएगा मत। ठीक है। आप बीती वाला डरावना वाला दृश्य दिख रहा होगा। चलिए कोई बात नहीं है। तो हिंदी की मूल उत्पत्ति कहाँ से हुई भैया, सौर सैनी से। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। दिया गया है प्रत्येक का संधि विच्छेद बताइए। प्रत्येक का, ये देखिएगा अच्छा प्रश्न है। प्रत्येक का संधि विच्छेद पूछ रहा है, अच्छा प्रश्न है। ये तो आप ऐसे ही बता देंगे। प्रत्येक का तो आप क्या हो जाएगा, इसका प्रत्येक का तो हो जाएगा आपका प्रतिधन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रतिधन 1। नियम क्या बन जाएगा, छोटी ई और ए मिलकर क्या बनता है आपका, यहाँ पर या बन जाता है। ठीक है। संधि कौन सी हो जाएगी, आपका यड़ संधि हो जाएगी। ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा। आगे प्रश्न पूरा, जातिवाचक संज्ञा नहीं है, ये पूछ रहा भैया। दिया गया है इसमें से कौन सा ऑप्शन दिया गया है कि कौन सा इसमें जातिवाचक संज्ञा नहीं है। देखिएगा संज्ञा से भी आपका एक प्रश्न आना तय है। ठीक है। दिया गया है लोहा लकड़ी पुस्तक। चलिए लोहा लकड़ी पुस्तक। एक ऑप्शन और है, कह रहा है कि शैशव। इसमें कह रहा है कि भैया जातिवाचक संज्ञा, ये पूछ रहा है कि जातिवाचक संज्ञा नहीं है। ठीक है।
तो देखिएगा लोहा भी आपका, लकड़ी भी, पुस्तक भी सब आपके जातिवाचक संज्ञा है और सब आपका जातिवाचक संज्ञा नहीं है। ठीक है, संज्ञा का मैंने जिक्र किया था, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के आपके 3 भेद होते हैं, अर्थ के आधार पर संज्ञा के आपके 5 भेद होते हैं। ठीक है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक ये आपका हो जाएगा व्युत्पत्ति के आधार पर, और 2 संज्ञा आपकी जुड़ जाती है, एक आपका समूहवाचक, एक आपका द्रव्य पदार्थवाचक। तो कुल मिला के अर्थ के आधार पर 5 प्रकार की संज्ञा हो जाती है। संज्ञा पहचानना आसान भी है और संज्ञा पहचानना बहुत कठिन भी है, नहीं पढ़ेंगे तो चीज़ें बहुत कठिन लगेंगी। ठीक है, चलिए तो ये देख रहे हैं यहाँ पर सही हो जाएगा सब। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा आपका ये नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भैया हिंदी के प्रथम महाकाव्य कौन से हैं। ठीक है, हिंदी के प्रथम महाकाव्य, चलिए जल्दी बताइएगा, हिंदी के प्रथम महाकाव्य तो कौन हो जाएगा भैया? पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो। ठीक है, हिंदी के प्रथम महाकाव्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक। लोक, देखिए अगला प्रश्न है, लोकायतन किस कवि की रचना है? अच्छा प्रश्न है। लोकायतन पूछ रहा है किस कवि की रचना है, तो किसकी हो जाएगी? सुमित्रा नंदन पंत, सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत की बहुत सारी रचना है इनकी। ठीक है, आपका गुंजन, पल्लव, बीड़ा, है ना, ये सब किसकी रचना है? आपका कला और बूढ़ा चाँद। ठीक है, उत्तरा, चितंबरा, युगवाड़ी, युगपथ, युगांत, है ना। ठीक है, ये सब किसकी रचना? सुमित्रा नंदन पंत की है। सुमित्रा नंदन की जितनी भी रचनाएं हैं, सारी रचनाएं इनसे एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो सही रचना आपको एग्जाम में के लिए तैयार करना है, तो ये जान लीजिएगा आपका किसकी रचना है? सुमित्रा नंदन पंत की। ठीक है, तो ये देख रहे हैं कि आपका जो भी प्रश्न मैं यहाँ से जिक्र किया, ये आपके जान लीजिएगा आने वाले प्रश्न है एग्जाम के लिए। ठीक है, तो ये सब प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो यहाँ से ऐसे ही 30 प्रश्न का आपका डेली मैराथन चलेगा और 30 प्रश्न से आपके हर टॉपिक से हम टच करेंगे और एक एक टॉपिक आपका यहाँ से क्लियर भी होता चलेगा और एग्जाम्पल भी आपको ऐसे मिलेंगे। कभी कभी हूबहू एग्जाम्पल मिल जाता है एग्जाम में, जो हम पढ़े रहते वही मिल जाता है। ठीक है, तो वीडियो को छोड़िएगा मत और पढ़ते चलेगा और मेहनत से पढ़िए भैया, पूरी जी जान लगा दीजिए, पूरी ताकत लगा दीजिए 6 महीने के पेपर में। ठीक है, जिसका लगा है, ठीक है, ज़िंदगी बदल जाएगी, ज़िंदगी संवर जाएगी। ठीक है, आपके सपने साकार हो जाएंगे, माँ बाप के सपने साकार हो जाएंगे। जिस तरीके से आपने अपने कंठस्थ अपने सपने को लेकर घर से 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर दूर से चले हैं। ठीक है, तो मेहनत से पढ़िए, हमारा साथ पूरा रहेगा और आपका विकास। ठीक है, आज के इतना ही, धन्यवाद।